हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के टीएस क्लासेस में। इस वीडियो में आपको एएलपी एग्ज़ाम के जितने भी आपके डाउट्स जो आपने कमेंट किया था उन सभी का जो आपको आंसर्स यहाँ पे मिलने हैं। जो भी आपने क्वेश्चंस पूछा था, चाहे वैकेंसीज से रिलेटेड या फिर आपका कौन सा जोन सेप रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, प्रिपरेशन कैसे करना है, तो मैंने सभी का जो है कमेंट जो है मैंने इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अगर आप एएलपी कैंडिडेट हो तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस आपके माइंड में भी चल रहे होंगे, तो सबका आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। क्योंकि मुझे लगा अगर मैं कमेंट करके आपको अगर आंसर देता तो कुछ ही लोगों को बेनिफिट होता, बट मुझे जैसे जिस तरह से कमेंट मुझे यहाँ पे मिल रहे थे, मुझे लगा ये जो डाउट होगा बहुत सारे कैंडिडेट का मन में रहता होगा, तो क्यों ना उसका एक सेपरेट वीडियो बना दे ताकि सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाए। इसलिए वीडियो पूरा देखना, और नए हो चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि एएलपी जो भी अपकमिंग रेलवे की जो भी वैकेंसीज रहेगी उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है इस चैनल के द्वारा। तो पहला मैं अगर कमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सर स्टेट का एससी सर्टिफिकेट अपलोड करने से चलेगा क्या। देखो, अभी जो है एससी एसटी का सर्टिफिकेट क्यों लग रहा होगा कि अगर आप मान लो जो ट्रैवलिंग के लिए जो आपका टिकट वगैरह के लिए कंसेशन वगैरह लगेगा उसके लिए ही आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए मांग रहे होंगे। बाकी जो भी ओबीसी हो गया या ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी कैंडिडेट है उसमें तो आपको सिर्फ कैटेगरी पूछेंगे। बाकी जब आप डीवी के लिए जब जाओगे ना तभी आपको फिर वो सर्टिफिकेट मांगेंगे। तो अभी आपके पास अगर एससी एसटी का सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो जो भी हो आप उसको जमा कर दो। बाकी जो परफॉर्मा इन्होंने अपना एक नोटिस जारी करके जो दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाओगे तभी आपको वो उसी तरह का परफॉर्मा लगेगा। देखो यहाँ पे साफ साफ नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया था कि चाहे ईडब्ल्यूएस हो चाहे एससी एसटी हो चाहे ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हो, उनकी जो वैलिड सर्टिफिकेट है ना ओरिजिनल ड्यूरिंग डीवी का टाइम लगने वाली है। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ क्लियर हो गया कि आप जो है जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मतलब अपलोड कर सकते हो। अगर अपलोड करने के लिए फॉर्म यहाँ पे भर रहे हो वहाँ पे मांगा गया होगा तो ठीक है। फिर ओबीसी एनसीएल नहीं बना हुआ है मेरा, तो क्या बना लूँ तो वैलिड रहेगा या नहीं। बिल्कुल, अगर आपके पास नहीं है तो ओबीसी एनसीएल जो है भाई, आप मान लो कैटेगरी जब चूज़ करोगे फॉर्म भरने के टाइम तो ये तो कैटेगरी चूज़ करोगे ही। अगर अभी आपके पास फॉर्म मतलब नहीं बना हुआ है सर्टिफिकेट तो आप अप्लाई कर दो। अदरवाइज़ जब आपका फाइनल जब डीवी होगा उस टाइम आपका जब लगेगा तो उस टाइम भी बना सकते हो। बट आप बहुत सारे जब फॉर्म भरते हो तो अप्लाई कर देने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं है। आप ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट जो है आप बना के अपना रख सकते हो। नेक्स्ट देखो कमेंट किया कि सर जी एएलपी फिजिकल के लिए एक वीडियो बना दो, एंड सर एएलपी में हाइट भी लेते हैं क्या, थैंक्स सर प्लीज़ रिप्लाई। देखो फिजिकल के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने 6x6 आई किस तरीके से चेक किया जाता है, फोक टेस्ट किस तरीके से होता है, मतलब जो है दूर दृष्टि दोष हो चाहे निकट दृष्टि दोष किस तरह से चेक करते हैं, उसका एक सेपरेट देखना। एएलपी वाला जो है ना एक आप जब जाओगे प्लेलिस्ट वाले में तो एएलपी का देखना, एक जॉब इन्फॉर्मेशन के बारे में सारा पूरा उसमें दिया हुआ है कि उसकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, मेडिकल किस तरीके से चेक होता है। तो आप उस पर जाकर उस वीडियो को देख लेना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ। और इसमें हाइट मायने नहीं रखता यार, मैं भी मतलब हाइट के लिए कि मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मतलब मेरे साथ जो लोको पायलट जिनके साथ ड्यूटी करता था जिन भैया का लोगों के साथ में यार, वो मतलब इससे भी कोई मतलब जो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है थी। मतलब आप ऐसा समझो कि मतलब अगर वो सीट पे अच्छे से बैठ भी नहीं पा रहे थे फिर भी वो बहुत अच्छे से ट्रेन चला रहे थे। तो यहाँ पे हाइट कोई मायने नहीं रखता, बट आपकी आई साइड वगैरह जो हो 6x6, कलर विजन वगैरह नहीं होना चाहिए, ये सब सारा चीज़ यहाँ पे मायने है। तो वो वीडियो देखना, सारा चीज़ आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जिसका हाइड्रोसिल हो मान लो या पाइल्स वगैरह हो, अगर वो सारा चीज़ अगर पता चलता है तो उसके लिए वो अलग से ऑपरेशन का टाइम देंगे, उनके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे लोग बोलते थे कि सर अगर मेरा एक फिंगर कटा हुआ तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ। नहीं यार, वो सारा चीज़ चेक होता है, तो आप उस टाइम जो है उस फॉर्म मतलब एएलपी के लिए मेडिकल में छाड़ दिए जाओगे। तो इसलिए आपको ये सब सारा चीज़ दिमाग में भी रख लेना है। अगला कमेंट देखो, भैया एग्ज़ाम कौन से मंथ में होगा। देखो जैसे अभी वैकेंसी मान लो 5600 की अप्रॉक्स में आई हुई है, और फिजिकल प्रोटेस्ट भी देखना, आज मैंने देखा कि पटना में जो है स्टार्ट भी हो गया है। ट्विटर कैंपेन भी आप लोगों ने बहुत सारा किया। तो जैसे कि मिनिमम तो अभी देखो 1 मंथ तो अभी फॉर्म भरने में लगेगा, 1 मंथ उनको सारा प्रोसेस करने में लगेगा कि भाई किसका फॉर्म रिजेक्ट करना नहीं करना है। तो मिनिमम 2 से 3 महीना अगर सारा चीज़ नॉर्मल रहा तो लग जाएगा। अदरवाइज़ ये 4 से 5 मंथ भी लग सकता है। ठीक है, उसके हिसाब से आप तैयारी करो। नेक्स्ट देखो भाई का कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का लगेगा या सेंट्रल। अभी आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है जैसे एससी एसटी के लिए अगर अपलोड करने के लिए बोल रहा होगा तो आपके पास सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो वो अपलोड कर दो। क्योंकि अगर आप नया बनाने के लिए जाओगे, मान लो अगर नया बनाने में टाइम लग रहा है तो भाई आपकी फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो भी पार हो जाएगी। तो आपके पास जो भी है उसको आप अप्लाई कर दो। बाकी जब डीवी होगा फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस टाइम जो है वो सेंट्रल का मांगते हैं, तो ऐसा उसी टाइम जो अपना उस फॉर्मेट का जो आप बना के जो है अपना डॉक्यूमेंट शेयर दे सकते हो। ठीक है, उससे कोई टेंशन नहीं है। देखो नेक्स्ट कमेंट किया कि सर मेरा डिप्लोमा मैकेनिकल से किया तो मेरे लिए कौन सा ट्रेड अच्छा होगा। देखो ट्रेड आप
आप पर ये बेस्ड होता है। ट्रेड को लेकर इतना टेंशन नहीं लेना है यार। बहुत सारे लोग अभी परेशान हो गए कि ट्रेड का क्या होगा। आप अगर मतलब CBT 1 जब निकाल लोगे उसके बाद भी अगर CBT 2 की तैयारी करोगे ना तो ये ट्रेड पेपर की तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे आप यहाँ से फिटर ले सकते हो। आपको सिलेबस मैंने बताया था कि हीट इंजन है, डीजल मैकेनिक हो गया, RAC मैकेनिक हो गया, उसके बाद मैकेनिकल डीजल। तो मैंने एक वहाँ पे पोल भी करवाया था। मैकेनिकल डीजल वाले में बहुत सारे लोग जो है उसको चूज टिक किए थे, बोले कि मैकेनिक डीजल और फिटर की जो है जो उनकी जो मटेरियल्स है, ठीक है, और लेक्चर जो है इजीली अवेलेबल होती है, इसलिए वो लोग फिटर और मैकेनिक डीजल ले सकते हैं। तो आप उस तरीके से आप सिलेबस को देख के, आप सिलेबस को कैसे देखा जाता है उसके लिए भी मैंने एक सिलेबस पूरी वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप जाकर देख लेना, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। बाकी हीट इंजन का उसमें सिलेबस दिया हुआ नहीं है। बहुत लोग मेरे को मैसेज भी किए थे कि इसका सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो भाई मैं अभी आपको खोज के जो है उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है, दादा मेरा डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो ट्रेड क्या होगा प्लीज़। देखो आप अगर इलेक्ट्रिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, तो आपके लिए भी जो ट्रेड जो है आपकी सिलेबस है ना, आपके ब्रांच के बाजू में जो नोटिस वाला जो है CEN 01/2024, उसमें जाके आप देखना एजुकेशन क्वालिफिकेशन जहाँ पर है वहाँ पर जो ट्रेड के लिए उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपकी ये ब्रांच है तो आपके ट्रेड क्या होना चाहिए। तो आप थोड़ा नोटिस को प्रीफर कीजिएगा, जाके वहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। LP जॉब क्या बंगाली में एग्ज़ाम होता है? जी हाँ, 15 एग्जाम लैंग्वेज में जो है CBT 1 और CBT 2 होगा। बट अगर साइको की जो बात करें, जिसको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है, ये ओनली हिंदी और इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो आपको बंगाली में भी होगा। नेक्स्ट देखो कमेंट के, हेलो सर, आई वांट टू नो अबाउट ITI ट्रेड एलिजिबिलिटी। एक्चुअली माई ITI ट्रेड इज दिस वन, ठीक है। एम आई एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर RRB LP। तो RRB LP में सिर्फ बोला गया कि भाई आपकी ITI कंपलसरी है, वहाँ पे ये नहीं बोला कि कौन कौन सा ट्रेड होना चाहिए। आप जब फॉर्म भरोगे तो देखना, आप अगर जिस ट्रेड से आपने ITI किया हुआ, अगर वो आपका ट्रेड वहाँ पर शो कर रहा हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ITI की हो तो आप तो फॉर्म भर ही सकते हो। आपके लिए ही तो है यार एलिजिबिलिटी, जो आपकी LP की मिनिमम 10th प्लस ITI है। वहाँ पर कुछ नहीं बोला जाता कि आपकी ITI की ट्रेड क्या होना चाहिए, तो आप भर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट कमेंट क्या है भाई कि सर आई हैव प्रॉब्लम विद वन लेग बट आई डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल हैंडीकैप एज सेड बाय द डॉक्टर दैट हैव ओनली 3% प्रॉब्लम, सो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर PH सर्टिफिकेट, सो सर आई एम एलिजिबल फॉर RRB JEE और LP, प्लीज रिप्लाई सर, इट इज़ माई टॉप मोस्ट क्वेरी। देखो इसमें क्या होता है कि वो सिर्फ कुछ नहीं करते यार, लेग वगैरह पूरा एकदम ये नहीं कि एकदम पूरा भाई ओपनली आपको चेक करते नहीं, वो सिर्फ आपको खड़ा रहने बोलेंगे, थोड़ा सा उठक बैठक करने बोलेंगे, ठीक है। तो उससे उनको समझ में आ जाता है। अगर आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आपको कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होने वाला है, ठीक है, आप एलिजिबल हो। अब ये सबसे बड़ा जो डाउट रहता है, इस वाले पे डाउट रहता है कि फॉर्म फिलअप का टाइम एक ही जोन सेलेक्ट कर सकते हैं अभी, या प्रोसेस चेंज होगा। देखो आप जब फॉर्म फिलअप करते हो ना, तो यहाँ पे देखो ये जो आपकी वैकेंसीज वाला टेबल है, टोटल कितने बोर्ड है, 21 बोर्ड है। तो आप जब फॉर्म सेलेक्ट करते हो तो आप एक बोर्ड आप चूज़ कर सकते हो, चाहे आप अहमदाबाद चूज़ कर लो, अजमेर चूज़ कर लो, बेंगलोर चूज़ कर लो, भोपाल चूज़ कर लो, कोलकाता चूज़ कर लो, मालदा चूज़ कर लो। सपोज़ मैंने मुंबई बोर्ड के लिए मैंने फॉर्म भरा, तो उसके बाद मैं कभी भी एडिट करके मुंबई बोर्ड के अलावा मैं चंडीगढ़ नहीं कर सकता हूँ, भुवनेश्वर भी नहीं कर सकता। इसलिए जब फॉर्म भरते हो तो बहुत ही ध्यान से आपको याद रखना है कि आपको किस बोर्ड से फॉर्म भरना। एक बार जहाँ जैसे मैंने मुंबई बोर्ड का फॉर्म भर दिया तो मैं किस किस जोन के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा, SCR के लिए, WR के लिए और CR के लिए। और आप इनके लिए वैकेंसी टोटल देख सकते हो, 411, 110 और 26 है। तो बोर्ड जो होता है एक बार जहाँ पर चूज़ कर लोगे वो फिक्स हो जाती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पता रहना चाहिए कि हाँ ठीक है मुंबई बोर्ड है तो इसमें SCR होता है, तो भाई SCR में अगर आपको पता करना है कौन कौन सा डिवीज़न होता है, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाया था फ्री, बट आप इसको देख लो, एक स्क्रीनशॉट इसको ले लेना, ठीक है। अच्छा से आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि SCR मतलब क्या था, साउथ सेंट्रल रेलवे। तो उसमें देखो गुंतकल आ गया, गुंटूर आ गया, हैदराबाद आ गया, नंदद आ गया। तो ये सब सारे डिविजन्स होते हैं जोन के अंदर जहाँ आपकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि भाई एक बार जहाँ पर आपने बोर्ड सेलेक्ट किया उसके बाद आप जोन क्या होता है बोर्ड, जैसे वहाँ पर 3 जोन है, आप उस 3 जोन में जो है प्रायोरिटी आप 1 2 3 किसको रखना चाहते हो। SCR मान लो अगर है तो SCR को पहले पे रखना चाहोगे, दूसरा पे, तीसरा भी आप पे डिपेंड करेगा। बट बोर्ड जो आपका मुंबई ही रहेगा, मुंबई को छोड़कर आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तब जहाँ मुंबई बोर्ड फिक्स हो गया तो ये 3 जोन भी फिक्स हो गया, इसलिए 3 जोन भी उसके बाद वो चेंज नहीं होने वाला है। इसका प्रायोरिटी आप खाली चेंज कर सकते हो। क्लियर हो गया, आई होप आपका डाउट ये वाला। सर मेरा ITI और डिप्लोमा नहीं है तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। अगर आपको ITI डिप्लोमा नहीं है लेकिन अगर मैं BTech करके रखा होगा, ठीक है, तो भर सकते हो। लेकिन मिनिमम जो है 10th प्लस ITI ही इसमें एलिजिबल है, या तो 10th प्लस डिप्लोमा, 12th प्लस डिप्लोमा, वो लोग एलिजिबल है। तो अगर आपका BTech भी नहीं है, ITI भी नहीं है, डिप्लोमा भी नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं है उसके लिए। अगला कमेंट है कि प्लीज़ यूपी के कैंडिडेट के लिए बेस्ट डिवीज़न क्या बताइए। देखो डिवीज़न नहीं होता, पहले क्या मैंने बोला, पहले होती है आपकी बोर्ड। इस 21 बोर्ड में से एक बोर्ड सेलेक्ट करते हो और इन बोर्ड के सामने देखो आपको लिखी हुई रहती है डिवीज़न, जोन लिखी रहती है। जैसे मालदा बोर्ड के अंदर 2 जोन है, ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे। अब इस ईस्टर्न रेलवे के आप जो यहाँ पे जब जाओगे, ये देखो ये वाला साइड वाला में जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है ईस्टर्न रेलवे,
तो उस ईस्टर्न रेलवे के अंदर जो होती है वहाँ पे डिवीज़न होता है, ये सब सारा डिवीज़न आ गया। तो आपको भाई अपने पर देखना है कि अच्छा आप किस बोर्ड से, मतलब आपको पहले देखो अच्छा ठीक है कौन सा डिवीज़न में आप जाना चाहते हो, वो डिवीज़न देखो कि किस जोन में आता है, और वो जोन जो होता है किस बोर्ड में आता है, उस हिसाब से भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, चलिए जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लो कि मुझे जाना है, मान लो मेरे को जाना है आपका एक एग्ज़ाम्पल आपको लेके समझाता हूँ। यहाँ पे मेरे को जाना है जैसे कि धनबाद डिवीज़न जाना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, धनबाद डिवीज़न जाना है। मेरे को ये समझ में आ गया कि जो धनबाद डिवीज़न है वो कहाँ पर है। देखो ये जो धनबाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे में है। और इसी ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो होता है किस किस आरआरबी के बोर्ड के अंदर में आता है, वो अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ से मेरे को समझ में आएगा कि अच्छा अगर मैं आरआरबी पटना से अगर फॉर्म भरूंगा और आरआरबी मुजफ्फरपुर से फॉर्म भरूंगा तो भाई मेरे को इसी ईयर के लिए मिल सकता है। और जब इसी ईयर मिल जाएगा तो जब आपकी पोस्टिंग होगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकती है कि वो डिवीज़न आपका धनबाद भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो होता है देख के आप फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर मैं वेल्डर से आईटीआई किया हूँ, कौन सा ट्रेड से भर सकता हूँ। देखो आईटीआई आपने जिस ट्रेड से किया है आपका ट्रेड पेपर जो है पार्ट बी के लिए सेम रहेगा। ओनली प्रेफरेंस किसके लिए दिया गया, जो 12th जो है पीसीएम वाले कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए जो ट्रेड पेपर अलग अलग फिजिक्स या मैथ्स ले सकते हैं, या जिन लोगों का डिप्लोमा या बीटेक करके रखा हुआ उन लोगों के लिए जो है ट्रेड पेपर अलग अलग दिया गया। लेकिन आपका अगर आपका आईटीआई जिस ट्रेड से की हो आपका ट्रेड जो है वही रहने वाला है। तो अगर आपने वेल्डर से किया है तो आपकी ट्रेड जो है वेल्डर ही रहेगी, आपको ये जान पता होना चाहिए। अगला क्वेरी है, सर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ पर अभी तक कभी टेक्निकल नहीं पढ़ा हूँ सर, नॉन टेक पढ़ता था, प्लीज़ रिप्लाई कौन सा ट्रेड आसान पड़ेगा करना। तो आसान का बात नहीं होता। देखो जैसे फिटर मैंने बताया, फिटर हो गया, हीट इंजन हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, आरएसी मैकेनिक हो गया। तो आरएसी मैकेनिक तो थोड़ा टफ पड़ जाता है सिलेबस, डीजल मैकेनिक, हीट इंजन या फिटर से तीनों में से कोई आप एक ले सकते हो। ठीक है, और जिन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया है उनका क्या होगा। सर देखो जिन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया तो मैंने क्या बोला, बोर्ड चेंज नहीं हो सकता, बोर्ड फिक्स हो गया। तो बोर्ड की जिस बोर्ड से, जैसे कि मैंने अगर सपोज़ करो पटना बोर्ड से फॉर्म भरा, तो पटना बोर्ड से फॉर्म भरा, इसके अंदर एक जोन आता है इसी है, तो बोर्ड फॉर्म भर दिया, बोर्ड फिक्स हो गया, मतलब जोन भी फिक्स हो गया। तो जोन भी नहीं चेंज होगा, बोर्ड भी नहीं चेंज होगा। ओनली जो आपके डेटा होते हैं, पर्सनल डेटा वगैरह जो रहता है उस सब अगर आपका एडिट हो सकता है, बट बोर्ड वगैरह ये सब कुछ आपका एडिट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी है, सर एलपी तैयारी के कौन सा सब्जेक्ट कैसे स्टार्ट किया है। तो पहला आपको समझना चाहिए कि इसमें रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स से बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पहले इसको क्लियर करो, उसके बाद जो जीएस पोर्शन वाला जो होता है उसको क्लियर करो, फिर करंट अफेयर्स को अपना लेके चलो, और साथ में अपना टेस्ट सीरीज लगाते रहना है। यही आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में। अगला डाउट है कि हेलो सर, गुड इवनिंग सर, मेरा एक क्वेश्चन है, आरआरबी JEE 1 एक आदमी हाईएस्ट कितना जोन सेलेक्ट कर सकता है लव फ्रॉम बंगाल। देखो क्या होता है कि जब पहले मैंने क्या बोला, पहले हम लोग बोर्ड से फॉर्म भरते थे, एक बोर्ड के अंदर जो होती है ना, जैसे अगर मैं रांची बोर्ड का बात कर लूँ तो एक बोर्ड में क्या होता है, इसमें जो है एक से अधिक जोन हो सकता है। इसमें 2 जोन आते हैं, एक ECR होता है, एक ACR होता है। तो जब आप रांची बोर्ड भरोगे तो आप 2 जोन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जैसे अभी मुंबई वाले के लिए देखा है, उसमें 3 बोर्ड जोन होता है, तो उसमें जब आप मुंबई बोर्ड से फॉर्म भरोगे 3 जोन के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ आपका एलपी के लिए भी वैलिड है। भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा होता है इनका, तो इसके लिए भी मैंने जो है वीडियो बनाया हुआ है, आप जाना सिर्फ और एलपी जॉब प्रोफाइल के बारे में सर्च प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना, आपको सारा चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेरी, गुड मॉर्निंग भैया, मैं मैकेनिकल प्रोडक्शन डिप्लोमा है बट उसमें आईटीआई का ट्रेड दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या फील करें, प्लीज़ भैया मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। देखो प्रोडक्शन, आप देखो हमें जो है आईटीआई ही ट्रेड का जो है हमें क्या देना है, पेपर देना है। ठीक है, को ब्रांच पेपर से कोई मतलब नहीं, प्रोडक्शन आपने क्या पढ़ कर रखा है, लेकिन आपको जो ट्रेड दिख रहा है उसी से आपको क्या करना, चूज़ करना है कि आप कौन सा ट्रेड, जो आपकी सिलेबस, जो आपकी जो प्रोडक्शन जो आप पढ़ रहे होंगे, डिप्लोमा किए होंगे मैकेनिकल की अगर आपकी ब्रांच है ना, तो आप उसमें चेक करो कि आपने भाई जो पढ़ा है वो कौन सा सिलेबस जो आईटीआई वाली ट्रेड से मैच कर रही है, उसी को आप चूज़ कर लो। ठीक है, तो वो आपकी आईटीआई ट्रेड सबके लिए है, चाहे डिप्लोमा कैंडिडेट हो, चाहे आपकी बात कर ले चाहे आपका बीटेक वाले कैंडिडेट हो। जैसे आरएससी है, आरएससी यहाँ पे क्या होता है, आरएससी मैकेनिक बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिक डीजल हो गया, देखो मैकेनिक वर्ड लगा हुआ, मतलब ये सब सारे आईटीआई के ही ट्रेड है, बट हम लोग जो बीटेक वाले भी एलिजिबल हो गए हैं, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हो जा रहे हैं, तो इसलिए उनको इन सारे ट्रेड पेपर में जो है क्वालिफाइंग करना कंपलसरी हो जा रहा है। ठीक है, चलो प्राइवेट आईटीआई वाले भर सकते हैं कि भाई प्राइवेट गवर्नमेंट कोई मायने नहीं रखता, सब कोई भर सकते हैं। आई नीड हीट इंजन सिलेबस एंड सम क्वेश्चंस एंड क्लासेस, बिल्कुल क्वेश्चन क्लासेस भी मिलेगी, और हीट इंजन का सिलेबस बहुत जल्द मैं उसको खोज के आपको जरूर उसमें पोस्ट वीडियो बना दूंगा एक। नेक्स्ट इन्होंने हर्ष कुमार, ठीक है, इनका क्वेरी है, SC ST वालों का कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का अभी चाहिए या डीबी का टाइम अभी स्टेट का चल जाएगा। हाँ, स्टेट का भी चल जाएगा और डीबी का टाइम आपको सेंट्रल का रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो
चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेरी किनका है। ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 4 मंथ पुराना है, चलेगा? बिल्कुल चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा बीटेक है मैकेनिकल से, तो फिटर लेना बेस्ट डिसीजन होगा। बिल्कुल, अगर आपकी फिटर वाली जो सिलेबस है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इस पर बेस्ट कर पाऊंगा, तो उसको भी ले सकते हो। आप फिट इंजन ले सकते हो, आप मैकेनिक डीजल से ले सकते हो, ठीक है। तो देख लो कि कौन सा सिलेबस आप जल्दी कवर कर पाओगे, उसको ले लो। ज़्यादा इसको हवा नहीं बनाना, ठीक है, टफ नहीं बनाना। मैंने क्या बोला, CBT 1 के बाद भी अगर आप प्रिपरेशन करते हो ट्रेड पेपर का, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेरी है, सर मैं जिस जोन से फॉर्म भरूंगा एग्ज़ाम सेंटर उसी जोन से मैं मिलेगा? मैंने क्या बोला, जोन से हम लोग फॉर्म नहीं भरते हैं, बोर्ड से फॉर्म भरते हैं, और बोर्ड के अंदर में जोन होती है। तो अब जिस बोर्ड से फॉर्म भरोगे, जैसे मुंबई बोर्ड में भरोगे, रांची बोर्ड में भरोगे, पटना बोर्ड में भरोगे, सिकंदराबाद बोर्ड में भरोगे, तो उसका आसपास ही जो आपको एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेरी है कि सर सेकंड ईयर डिप्लोमा लेटरल एंट्री वाला LP में अप्लाई कर सकता है क्या? इसमें कहीं नहीं बोला गया है कि आप लेटरल एंट्री यह है, इसमें सिर्फ बोला गया डिप्लोमा। तो भाई डिप्लोमा जो है, अगर लेटरल एंट्री वाले भी 3 इयर्स डिप्लोमा कहलाते हैं, ठीक है। जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि हाँ 3 इयर्स डिप्लोमा ही चाहिए, लेटरल अलाउ नहीं है, वहीं पर आप नहीं भर सकते हो। बट यहाँ पर आप LP का भर सकते हो और JEE का भी भर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी देखो क्या है कि आई एम बीटेक स्टूडेंट, सजेशन में भी विच ट्रेड चूज सर? हीट इंजन, आप हीट इंजन चूज़ कर सकते हो, आप फिटर चूज़ कर सकते हो, आप मैकेनिक डीजल चूज़ कर सकते हो, RAC मैकेनिक। RAC मैकेनिक का सिलेबस बहुत थोड़ा वास्ट होता है, इसकी मटेरियल होती है इजीली एलिजिबल नहीं होती है, तो अब मैं भी इसको आप चूज़ ना करो, बट आप मैकेनिक डीजल फिटर हीट इंजन इन तीनों को कर सकते हो। सर कौन सा सेफ जोन रहेगा, इस पर भी एक वीडियो बना दीजिए। देखो यार, मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि जो कोई भी अगर आपको बोलता है कि नहीं ये सेफ जोन है, सेफ जोन का यहाँ कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता है। जैसे कि मान लो कि अभी यहाँ पे मैंने देखा कि बिलासपुर बोर्ड में जो है 1100 से या इससे भी ज़्यादा सीटें हैं। तो अगर वहाँ पे लोग अगर मान लो ज़्यादा फॉर्म भर देंगे, तो भैया वो मोस्ट डेंजर जोन हो जाएगा। तो मतलब इस बार इतनी वैकेंसीज कम आई है, तो कोई नहीं कह सकता है कि कौन सा सेफ जोन रहेगा। तो ये अब आपको ही डिसाइड करना है, रंजन RK एजुकेशन, की आप मतलब जो है, मतलब आपने क्या क्या सोच के जो है आप मतलब जितनी वैकेंसीज जिस बोर्ड से आप फॉर्म भर रहे हो, मान लो उसमें कम वैकेंसीज है या मान लो उसमें ज़्यादा वैकेंसीज है, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है कि मैं अगर कम वैकेंसीज रहेगा लेकिन मैं तैयारी इतनी अच्छी करूँगा कि मैं यहाँ पे ले जाऊँगा। मान लो जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज है, मे भी हो सकता है कि वहाँ पर ज़्यादा लोग फॉर्म भरे, तो वहाँ की कंपटीशन और भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये सेफ जोन की क्राइटेरिया जो होता है ना, कि ये आप ही को डिसाइड करना है कि आप किस बेसिस पे मतलब सोच रहे हो, कि सीट के बेसिस पे सोच रहे हो, कि आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा डिस्टेंस पे चल जाएंगे तो वो सेफ़ हो जाएगा, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मेरा कुछ भी वैकेंसी रहेगा लेकिन मेरी जो प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो मैं कहीं भी फॉर्म भर दूंगा, तो ये आप पे डिसाइड करेगा कि भाई आपके लिए कौन सा सेफ जोन होगा। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एक तरीके से हो जाता है कि भाई कि मैं कैसे बता सकता हूँ कि यार सेफ जोन क्यों कैसा रहेगा, क्योंकि पिछली बार इतनी ज़्यादा वैकेंसीज थी कि सबको लगता था यार कि कोई भी एक पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते थे कि हाँ कटअप कितना ज़्यादा था तो वो सेफ जोन एक बता देते थे। बट इस बार इट इज़ वेरी इंपॉसिबल टू से कि भाई कौन सा सेफ जोन रहेगा, क्योंकि बहुत कम वैकेंसीज है। तो ये सेफ जोन आप अपने हिसाब से देखो कि आप कि अगर प्रिपरेशन तैयारी बहुत अच्छी रहेगी तो अगर आपको आसपास जॉब में चाहिए तो आप अपना सेफ जोन खुद ही ढूंढ लोगे, ठीक है। आंखों का नंबर का ऑपरेशन के बाद चलेगा कि नहीं? देखो यार, कोई भी लेजिक सर्जरी कराओ या आई का कुछ भी सर्जरी कराओगे, ड्यूरिंग मेडिकल आप पकड़े जाओगे, तो भैया ये सर्जरी वाले बंदे तो यहाँ चलेंगे ही नहीं। तो अगला क्वेरी क्या कि मैं दिल्ली से हूँ, प्लीज़ मेरे लिए कौन सा जोन बेस्ट रहेगा? मैंने आपको अभी बताया कि जोन अगर आप पहले हम लोग बोर्ड चूज़ करते हैं, बोर्ड के अंदर जोन होती है और जोन के अंदर डिवीज़न होती है, ठीक है। अगर आपका दिल्ली हो गया तो देखोगे दिल्ली डिवीज़न किस जोन के अंदर में आता, वो जोन किस बोर्ड के अंदर में आता, उस बोर्ड से आप फॉर्म भरो, ठीक है। सर LP कब एग्ज़ाम कब तक होगा, प्लीज़ रिप्लाई करें। मैंने आपको क्या बोला कि नॉर्मल 2 से 3 और अगर एबनॉर्मल रहा तो 4 से 5 भी लग सकता है। तो चलो थैंक यू मेरे दोस्त, ये सारे आपके क्वेश्चंस का मैंने आंसर दे दिया। मुझे लगा यार कि चलो एक सेपरेट वीडियो बना दूं ताकि आपके सारे डाउट एक साथ क्लियर हो जाए। और फिर भी अगर मन में कोई डाउट रहता है मेरे दोस्त तो आप बेझिझक जो है आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। और आप अच्छे से तैयारी करो और फॉर्म को भी अच्छे से भरना है, बोर्ड अच्छे से चूज़ करना है, क्योंकि एक बार बोर्ड अगर आपने फिक्स कर दिया तो दोबारा इसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।